हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और बिंदास मुख्यमंत्री रहे। सर प्रणाम। प्रणाम। देखिए, कई सवालों में जवाब लेने हैं हमें। उत्तराखंड में यूजीसी लागू हुआ है, निकाय चुनाव हुए हैं और रुड़की में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है, उमेश कुमार पृथ्वी चैंपियन विवाद। उन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इन निकाय चुनाव पर। सर, निकाय चुनाव की ये जो जीत है, क्या मानते हैं कि सही जीत थी या लगता है कि कुछ कमी रह गई है, या अब तक की ये सबसे बेहतरीन निकाय चुनाव रहे हैं? देखिए, मैंने वैसे बहुत इसका विश्लेषण किया नहीं है, क्योंकि हम लोग व्यस्त रहे दौरान लोकसभा भी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 11 में से 10 नगर निगम जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। जो छोटे हमारी नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, उनमें थोड़ा हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा पार्टी की स्थिति अपेक्षा के अनुकूल कह सकते हैं कि उतनी ठीक नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक नगर निकायों में जीत हुई है, तो उसको एक जीत तो जीत होती है। सर, नैनीताल जिले की बात करें तो 5 नगर पालिकाएं हारे हैं। निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं, जो बीजेपी के बागी थे। वही हाल श्रीनगर की तरफ भी हुआ है, पौड़ी की तरफ हुआ है। तो ये जो बागी हो जाते हैं और नुकसान करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा पार्टी के जो कार्यकर्ता बागी लड़े हैं या जिनकी संभावना होती है, तो उनको थोड़ा समझाया जाना चाहिए पार्टी की तरफ से। और सरकार है हमारी, तो समझाया जा सकता है कि भाई आपके लिए विचार करेंगे, आपको आगे चल करके आपके लिए पार्टी गंभीर है, इस तरह से समझाया जाना चाहिए। पर ये भी सच है कि आज पार्टी के नाम पर अगर कोई पार्टी उत्तराखंड में, तो भारतीय जनता पार्टी है। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत बड़ी है। ऐसे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, या हम ये कहें कि समान व्यक्तित्व के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि अगर हम देखें तो तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो लगभग समतुल्य हैं। अब टिकट तो एक को ही दिया जा सकता है, तो ऐसे में थोड़ा सा सहमति बनाकर, थोड़ा समय उनके बीच में लगा करके, अब कौन किसको समझा सकता है। बड़ी बात क्या होती है कि वही बात अगर ये कहता है किसी से जाकर के, उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन बी जाता है तो उनकी समझ में बात आ जाती है। ये देखना पड़ता है कि किसको किसके द्वारा समझाए जाने पर वो मान जाएगा। तो थोड़ा इस पर पहले से होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि सर आप ध्यान देना पड़ता है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि आपने भी सब चीजें देखी हैं। तो उस आप कैसे मैनेज क्या करते थे इन चीजों को? एक ही चीज है बस भाई, एक तो पहले तो ये कि भाई अपना पराया नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है कि अपना पराया नहीं होना चाहिए। जो जीत सकता है थोड़ा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का भी जमाना है, और कई बार थोड़ा मैनेजमेंट में कोई एक्सपर्ट होता है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है कि कैसे तालमेल बिठाया जाए, कैसे किसी को समझाया जाए। तो उससे क्या होता है कि परिणाम एक सकारात्मक परिणाम होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। पर मुख्य बात मैं समझता हूं कि बातचीत है, और जितना हम कम्युनिकेशन कार्यकर्ताओं से बना कर रखेंगे तो, और फिर जो मैंने पहले बात कही कि उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर भेजना, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है। सर, इसी संदर्भ में बात करूंगा, फिर हम यूसीसी पे आएंगे। हल्द्वानी में नगर निगम के लिए जब ओबीसी सीट होती है, ओबीसी आरक्षण होता है, तो निकल के आते हैं गजराज सिंह मिस्त्री जी, और पूरे उत्तराखंड में तहलका मच जाता है। क्योंकि वो समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि गजराज सिंह मिस्त्री जी आएंगे। फिर वहां पर जो सूचनाएं मिली थी उसके आधार पे
कि ये संभावना गई गजा सिंह पिछड़ी जी के कारण ये कहा गया कि सीट चेंज करनी पड़ेगी, सीट चेंज भी हो गई, फिर उनका टिकट तो काटा नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति जब आती है प्रदेश संगठन के पास, तो गजा सिंह जैसा कद्दावर नेता और समर्पित, तो उस समय सरकार के दिमाग में क्या चलता है सर? क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे संगठन, तब मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ पा रहा हूं। पार्टी के कार्यकर्ता की जो वरिष्ठता है उसका भी ध्यान रखा जाता है, उसका पार्टी के लिए योगदान क्या है समय समय पर उसका भी ध्यान रखा जाता है। और कई बार कुछ लोगों का योगदान तो बहुत होता है, लेकिन जब हम जीत की बात करते हैं तो कई बार संशय निर्माण हो जाता है या संशय होता है। तो ऐसे में हमको सही मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। सरकार होती है तो कई बार सरकार का सकारात्मक असर भी होता है, कई बार नकारात्मक भी होता है कि सरकार के प्रति लोगों की सोच क्या है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके और अपने जो वहां पर प्रमुख लोग हैं उनके विश्वास में लेकर के अगर हम कोई निर्णय करते हैं तो सब कार्यकर्ता उसके लगते हैं। तो अगर माना 18 है तो 20 हो जाता है, 20 हो जाता है, 20 हो जाता है, 15 का 20 तो नहीं हो सकता, लेकिन 18 का 20 होने की संभावना होती है। 2-3% का अगर हमको गैप लगता है तो अगर टीम पूरी लग जाए तो उस 3% को भरा जा सकता है। उस जो संभावना होती है कि हार की संभावना है या हमको मान के चलें कमजोर है, लेकिन टीम वर्क जब बढ़िया हो जाता है तो फिर वो 2-3% कवर हो जाता है। सर मैं यूसीसी से बात करूंगा। यूसीसी देश का पहला कानून और इसमें उत्तराखंड राज्य की तारीफ भी हो रही है, मुख्यमंत्री नाम की तारीफ भी हो रही है, लेकिन उसकी आलोचनाएं बहुत है। जैसे लिव इन रिलेशन के मामले में बहुत ज्यादा आलोचनाएं हो रही है कि सरकार ने इसको एक तरह से मान्यता दे दी है। तो पहले सर यूसीसी का जो ओवरऑल आपने देखा है क्या वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ा है? और लिव इन पर अलग से चर्चा। देखिए ऐसा है कि यूसीसी ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है शुरू से कि भाई हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम यूसीसी लाएंगे। और ये आज का नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ था और जब भारतीय जनसंघ बना था तभी से हमारा ये एजेंडे का विषय रहा है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में तमाम तरह की कम्युनिटीज हैं जहाँ पर शादी ब्याह के अलग अलग तरह के कस्टम है। जैसे हमारा उत्तराखंड में अगर देखें तो जौनसर बाबर वाला इलाका, उनका एक अपना प्रचलन है, सिस्टम है उनका एक, जो कभी चालू हुआ होगा किसी समय में। वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ थी, क्या उस समय की परिस्थितियाँ थी जब इसको एडॉप्ट किया होगा समाज ने। ऐसे ही देश में तमाम तरह की अलग अलग जगह आप जाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तो तमाम तरह की। असम में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे भी हो जाते हैं। ऐसा भी है कि बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं लगभग 16,000 के करीब शादियां असम में करवाई हैं, जो मैंने माता मंगला जी से बातचीत करके उनको प्रेरित करके और उनके माध्यम से वहां पर शादियां करवाई थी। एक समारोह में मैं स्वयं गया था और मैंने देखा वहां पर 3-3 जनरेशन की शादी एक साथ हुई। बच्चे हो जाते हैं, लेकिन धनाभाव के कारण या वहाँ की परिस्थितियों के कारण उनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। तो सामाजिक स्वीकृति नहीं होने के कारण महिला लज्जा में होती है और वो अपनी झोपड़ी में रहती है। वो तो या तो रात को बाहर निकलेगी या फिर वो अपनी झोपड़ी में बंद रहती है। तो वहां पर ये परंपरा है, वहाँ की एक ऐसी एक विसंगति है, कहना चाहिए परंपरा कहूँ या विसंगति कहूँ, और वहां का समाज को किस रूप में लेता है एक अलग चीज है। तो यूसीसी जो लागू किया गया उसका थोड़ा बहुत अगर माना वो लोगों को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है तो फिर उसको तो मानने के लिए हर कोई बाध्य है। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें एक बहुत अच्छा क्लोज डाला है कि उनको सूचित करना पड़ेगा कि भाई हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, कुछ दिन बाद प्यार बार तो न जाने कहाँ चला जाता है। और लड़की वाले या घर वालों को पता चल जाता है, लड़की वालों को या लड़के वालों को, और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं तो फिर एक समाज में जो हमारी परंपरा है
या समाज में फिर उस कई बार तमाम तरह के आक्षेप भी लगते हैं, हम तो थे ही नहीं लिमिटेशन में, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, तमाम तरह के, जैसे फिर तो वकील साहब लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर सरकार नहीं गई है। यानी आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया इसको। कई लोगों के मन में जो सवाल था, कई लोग ये कह रहे थे कि सरकार भू कानून की बात नहीं कर रही है, सरकार इसकी बात नहीं कर रही, उसकी बात नहीं कर रही है। तो सर यूसीसी में भू कानून पर जो बातें चल रही हैं, मूल निवास की बातें चल रही हैं, उसको लेकर इसमें जो क्लॉज है उससे नुकसान होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, यूसीसी अलग चीज है, भू कानून अलग चीज है। हाँ सर, दोनों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भू कानून एक अलग विषय है, उसको लेकर स्टेट अपना कानून बना सकती है, यूसीसी बना है। तो ऐसे भू कानून के बारे में मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम सशक्त भू कानून लाएंगे, तो जनता को उनकी बात पर विश्वास करना। सर भू कानून पे वो आया, अक्सर आप पे आरोप लगते हैं कि भू कानून को आपने एक शिथिलता प्रदान की और तब बाहर के लोग यहाँ आना शुरू हो गए, और आरोप आप पे अक्सर आरोप लगे हैं। सर मुझे अचानक से सवाल ऐसा है कि कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसी बात करते हैं जी, कुछ लोग जानबूझकर कहते हैं, कुछ बातें करवाई जाती हैं। हमने जो भू कानून में संशोधन किया था, हमने कुछ संशोधन किए थे। एक तो देखिए, उत्तराखंड का जितना पर्वतीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे पूरा बंजर में तब्दील हो रहा है जी, भूमि परतती हो रही है, और जो जंगली जानवर हैं घरों के नजदीक तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेत खाली छोड़े हुए हैं। तो और दूसरी चीज ये होती है कि साहब असंतुलित विकास हो रहा है उत्तराखंड में। सारी इंडस्ट्री हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, थोड़ा बहुत नैनीताल की तराई में। अगर ऊपर पहाड़ को देखें हम तो पूरा बैरन पड़ा हुआ है जी। और इसलिए जनता की बहुत समय से डिमांड रहती है कि भाई पहाड़ों में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। पहाड़ों की पर कैपिटा इनकम आप देखें, हरिद्वार की तुलना करें या उधम सिंह नगर की तुलना करें, नैनीताल की तुलना करें, देहरादून की तुलना करें, तो मतलब उल्टा अंतर है बिल्कुल, जैसा बोलते हैं बहुत ज्यादा गैप है। इसको भरोगे कैसे? अगर इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में नहीं जाएगा तो फिर कैसे ये सब कुछ होगा? और कोई भी इन्वेस्टमेंट पहाड़ में जाएगा या जहां पर भी जाएगा तो वहां पर कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहता है कोई, तो उद्योग हवा में तो स्थापित होगा नहीं। बिल्कुल, उसके लिए भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, उसी पर तो होगा। और उसके अपने खोला था पर्यटन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड का मुख्य रोजगार देने वाला और विकास करने वाला एक क्षेत्र है। और उसमें भी विशेषकर जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका बहुत ज्यादा स्कोप उत्तराखंड में है, और वो प्राकृतिक रूप से भी है। उसमें बहुत बड़ा हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारे यहाँ की जो प्रकृति है, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हमारी यहाँ की जो जैव विविधता है, वो तमाम इन चीजों के लिए बहुत अनुकूल है। जो हमारे पहाड़ी हैं, खेती है, नदियां हैं छोटी छोटी, तो ये हमारे लिए पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आप ये लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि उत्तराखंड में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो एक तो पर्यटन के लिए खोला गया था। दूसरा, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल सर्विसेज बहुत कमजोर है। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज भी अब मुझे लगता है 1-2 साल में अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर गया हो तो अलग बात है, नहीं तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जैसे जनपद में कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है ही नहीं। आप ताज्जुब करेंगे, पूरी तरह गवर्नमेंट के अस्पताल पर निर्भर है। तो इसलिए पर्यटन का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र और उद्योग का क्षेत्र, उद्योग में भी अब मुझे बहुत क्लियर याद नहीं है, लेकिन जैसे सोलर है ना, पर हमने सोलर में ये कहा था कि भाई आप लैंड बेचिए मत, आप लीज पर दीजिए, आप उसमें पार्टनर बनिए उसमें। तो ऐसे 3-4 चीजों के लिए हमने उसको, उसकी जो सीलिंग का जो दायरा था उसको बढ़ाया था कि आप ये काम कर सकते हैं। और अगर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ये था कि अगर वो 2 साल के अंदर वहां पर अपना उद्योग का काम प्रारंभ नहीं करता तो वो भूमि स्वतः सरकार में नहीं हो जाएगी,
उसके लिए किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उससे अनुमति पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही सरकार में निहित हो जाएगी। ये शब्द प्रयोग जो किया गया है ये स्वतः निहित हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जो जिसमें लोगों ने भूमि का दुरुपयोग किया है। अन्य राज्यों में इस तरह के उदाहरण आए हैं कि उसका दुरुपयोग किया गया है, और इसलिए उसको बहुत ही सख्ती के साथ उसमें व्यवस्था की गई थी। और उसका परिणाम ये रहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार 800 करोड़ रुपए का ये जो सोलर में इन्वेस्टमेंट आया था, वो इस कारण से संभव हो पाया, इसलिए संभव हो पाया। अलग पहाड़ों में जो आज आप सोलर देख रहे हैं, जो सोलर स्वरोजगार योजना है, आज से वहां पर इतना जा पाया। हमने जो चीड़ पर आधारित कुछ उद्योग वहां पर गए, अपेक्षा ये थी कि कुछ अस्पताल पहाड़ों में जाएं, लोगों को थोड़ा वहां पर अगर कोई माना नर्सिंग होम बनाना चाहता है तो उसको भूमि तो चाहिए, भाई स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहता है तो केवल सरकार पर निर्भर रह के पूरी व्यवस्थाएं दुनिया में कहीं नहीं संभली है, कहीं भी नहीं। एक देश दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो हम सरकार पर निर्भर होंगे और वो सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर दी। हमेशा प्राइवेटाइजेशन का फायदा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन में कोई चीज आप 24 घंटे में कर सकते हैं, सरकारी में 24 में नहीं लग सकते हैं, नहीं है। तो तमाम तरह की दिक्कतें होती है, इसलिए 3-4 जगहों पर एक खोला था। अच्छा, तो यानी जो भू कानून में जो आपने किया था संशोधन, वो इस कारण से किया गया सर, लगता है पहाड़ों में डेवलपमेंट हो। सर ये लगता है जो टाटा है, टाटा पहाड़ों में विशेषकर कुमाऊं मंडल में वो एक होटल की चेन बनाना चाहते थे। तो भाई पर्यटक आएगा तो वहां पर होटल तो चाहिए उसको रहने के लिए। हमने चौखुटिया में मैंने एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया था और 10 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किया था। उसकी कोई जिक्र नहीं करता कि भाई वहां पर किसानों से भूमि लेकर के अगर चौखुटिया में एयरपोर्ट हमारा बन गया, अगर हमारा 180 सीटर जहाज वहां पर उतर गया तो कुमाऊं में पर्यटकों की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब ये प्रावधान में किया था आपने? बिल्कुल, गैरसैंण के सत्र में मेरा बजट भाषण में और 10 करोड़ के लिए मैंने उसमें व्यवस्था की थी कि भूमि अधिग्रहण के लिए उसके लिए कार्रवाई शुरू कर। मीडिया में कुछ जिक्र कभी आया है नहीं? अब नहीं आया, मीडिया से मैं क्या बोल सकता। देखिए सर, ये जो लाइव अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, उनको ये सवाल मैंने कई बार पूछा भी है सर। लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट में आप एक मैंने और किया था कि पिथौरागढ़ में एक ट्यूलिप गार्डन जी, जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होता, 50 हेक्टेयर में ट्यूलिप गार्डन के लिए वहां पर उसको शुरू कर दिया था। और जो मुनस्यारी है, मुनस्यारी का गार्डन तो बहुत ज्यादा, उसमें फूल खिलने शुरू हो गए थे, उसमें बहुत अच्छी वो टूरिस्ट वहां जाने लग गए थे। लोग कश्मीर जाते हैं ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए। जो मुनस्यारी में शुरू किया, मुनस्यारी में और पिथौरागढ़ प्रॉपर में। पिथौरागढ़ के ऊपर जो चंढाक है, मोस्ट मानो जो मंदिर है, अच्छा, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड वन भूमि से करके और फॉरेस्ट डेवलपमेंट विभाग उसको डेवलप कर रहा था। अब कहाँ, क्योंकि पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी है, उसका जो अधिग्रहण है उसका जो वहां पर मकान कुछ खाली कराना थे वो मैं करके गया था ताकि वहां पर बड़ा जहाज उतर सके। तो बड़ा जहाज उतरेगा, टूरिस्ट आएगा बाहर से, वहां जाएगा। और आपको और बताऊं मैं, जो धारचूला लिपू लेक मार्ग है, वो लिपू लेक मार्ग मैंने सख्ती से उसको बनवाया था। वहां का जिलाधिकारी भी घबरा रहा था कि कैसे होगा। उसमें तमाम तरह की बातें, कुछ बातें बोलने लायक नहीं होती हैं, उचित नहीं है बोलना, लेकिन लिपू लेक की जो सड़क है उस पर मैंने बहुत सख्त लहजे में बातचीत करके, और मुझे ये भी कहा गया कि साहब वहां चुनाव हार जाओगे, ये हो गया। मैंने कोई बात नहीं, हार जाएंगे एक सीट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे सड़क चाहिए। और मुझे खुशी है आज जो सड़क वहां से जा रहे हैं, वहां पर एक बहुत अच्छे इंजीनियर थे, शायद गिरी या गोस्वामी थे, शायद मेजर गोस्वामी, और उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि साहब अगर हम सड़क 5 किलोमीटर ऐसे घुमा दें तो हम आदि कैलाश तक पहुंच जाएंगे। उस इंजीनियर ने मुझे बात कही थी और उसने कहा राजनाथ सिंह जी से आप बोल दीजिए तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं राजनाथ जी से बात करता हूँ, लेकिन आप स्टेट बनाइए, नहीं तो मैं स्टेट से पैसा दे दूंगा। अच्छा, तो ताकि हमारा जो टूरिस्ट है वो वहां तक जाए। और आज जो सड़क बन गई, अब पिथौरागढ़ में आज होटलों में बयार है, बहार है,
लोग आ रहे हैं। लेकिन उसकी चर्चा नहीं है मीडिया में कि आपने देखिए ये देखो भाई ऐसा है कि मैंने देखा कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनकी चर्चा ज्यादा होती है, नकारात्मक। देखिए जो लाइव आप देख रहे हैं कि मीडिया जो धारणाएं बनवाता है या बना दी जाती है उस पर मीडिया को थोड़ा फोकस करना चाहिए सकारात्मक तरफ से। सर मुझे याद आ रहा कि मैं कोटाबाग गया था, तो कोटाबाग की तरफ भी बहुत अच्छे प्लान थे आपके, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाए हैं। कोटाबाग नैनीताल जिले का जो कारडूंगी से कोटाबाग है, वहां पे बड़ी योजनाएं थी। अभी मैं 3 महीने पहले घूमने गए थे वहां, तो बता रहे थे मुझे ध्यान था कुछ वहां पर, कुछ एडवेंचर पार्क का एडवेंचर उसका था, कुछ था वहां पर, लेकिन वो मुझे अब इतना याद नहीं सर है। मुझे ये लेकिन हमने जो भी योजनाएं बनाई थी वो पूरे, क्योंकि उत्तराखंड के पूरे चप्पे चप्पे से मुझे वाकिफ हूँ। मुझे कोई भी एरिया ऐसे नहीं जहां मैंने देखा ना हो। अगर मुनस्यारी छोड़ दिया जाए तो मैं सब जगह गया। सर बस मेरा ये सवाल है कि जैसे आप सीनियर हैं, आप धामी जी के सीनियर रहे हैं और आपके कोलिग भी हैं, तो उन्हें आप एक राय तो दे सकते हैं कि देखिए जो हमने काम किए हैं उस पर एक थोड़ा विचार कर लिया जाए, इस तरह की आप राय देते, क्योंकि एक ही पार्टी में है आप लोग। जब भी मिलते हैं राय देते हैं, पर राय लेने वाला तो चाहिए। देखिए अगर धामी जी से मिलेंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि चौखुटिया पे अगर, क्योंकि मैं अभी जब हम गए थे घूमने के लिए वहां, तो चौखुटिया में जब ये उपचुनाव हुआ केदारनाथ का, तो चौखुटिया होते हुए हम निकले, तो चौखुटिया में लोगों ने बोला कि यहाँ तो विकास पहले होता है, यहाँ विकास ही नहीं हो पा रहा है। और वहाँ के लोकल विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, तो पूरा जो रामनगर से हमारा गैरसैंण का रूट होता वो चौखुटिया होके होता। जी हाँ, तो पूरा रूट वो स्वतः ही विकसित होता। वहां पर अगर आप पूछेंगे वहां के लोगों से कि वहां पर लोगों की नजरें जाने लग गई थी, कोई लोग प्लानिंग करने लगे थे कि हम यहाँ कोई होटल बनाएंगे, कोई धर्मशाला बनाएंगे, कोई रिजॉर्ट बनाएंगे, ताकि टूरिस्ट जब इधर से आएगा या यह रूट डेवलप होगा तो ये सब कुछ होगा। तो थी वो चीज। तो सर लगता है आपको कभी जो आपका सपना था, जो आप सपना कि आपने धरती पर उतार दिया था, गैरसैंण मंडल दोबारा बनाया जाएगा, लगता है आपको सोच दोबारा डेवलप होगी? मैं कहता हूँ ये जरूरत है समाज की। देखिए लोकतंत्र में जनता की डिमांड होती है, जनता का दबाव होता है। जनता कितनी जागरूक है उस पर महत्व करता है, और नहीं तो जनता अगर जागरूक नहीं है तो तभी तो पिछड़ जाते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जनता इकट्ठी हो, सार्वजनिक कार्यों के लिए हो। होता क्या आजकल की वैयक्तिक कामों के लिए तो लोग जाते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक काम है, जो हमारी पहचान थी उत्तराखंड की, मुझे याद है यूपी में बोलते थे कि उत्तराखंड के लोग कभी भी व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं आते, वो सामाजिक कार्यों के लिए आते हैं। स्कूल के लिए आएंगे, उस समय स्कूल की बहुत डिमांड थी, सड़क के लिए आएंगे, पंचायत घर के लिए आएंगे, इस तरह की डिमांड होती है उत्तराखंड के लोगों की। व्यक्तिगत काम के लिए कोई लखनऊ नहीं आता, ये हमारी पहचान थी। वो पहचान हमारी बनी रहे, उस पहचान को हम बनाए। अगर कहीं कमी हुई है तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, सरकार तो काम करती है। सर अब मैं जाऊंगा, चूंकि हरिद्वार जिले के सांसद हैं आप, बजट पे बात करूंगा, पहले इससे बात कर लेते हैं। हरिद्वार जिले के सांसद हैं, हरिद्वार जिले में ही आपके रुड़की भी आता है, लक्सर भी आता है, खानपुर भी आता है। इस समय वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों के आपस में जबरदस्त गहमा-गहमी है, और कहने को उत्तराखंड की जो छवि है वो डाउन भी हुई है। तो एक सांसद, एक प्रतिनिधि और एक उनके अभिभावक के तौर पे क्या कहेंगे इस विवाद पे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी कुछ बोले नहीं इस विषय पर। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं उस समय इलेक्शन में बिजी था जब ये सब हुआ, फिर हम सदन यहाँ दिल्ली आ गए थे हम लोग। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर कालिख पुत गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कालिख, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था, और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई? इंटेलिजेंस का फेलियर है, या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया? जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका 1/4 अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई चैंपियन की बीबी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया, तो ये एक वहां भी लापरवाही है
और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। यानी आप कहीं ना कहीं मानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन जब ये बात हुई तो मैंने डीजीपी से बात किया, मैंने एसएसपी हरिद्वार से बात किया, कुछ नाराजगी भी हुई है एसएसपी से मेरी। मुझे उम्मीद मैं करता हूं कि नए डीजीपी के आने से इसमें कुछ सुधार होगा। शासन के टॉप पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है कि जो उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचता है। आज लोग यहाँ हमको दिल्ली में सांसद पूछते हैं क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ बोलते हमको सांसद लोग, हमको भी खराब लगता है, मैं तो वहां का सांसदों से मुझे ज्यादा खराब लगता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं नई डीजीपी से अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर मैं देख रहा था कि जो वर्तमान विधायक हैं, जब वो गए रंगमहल की तरफ तो एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो खुली धमकी दे रहे हैं कि अब मेरे बीच में उठाना, शासन प्रशासन और सरकार आप मेरे बीच में मत आना। और ये मैं देख रहा था, मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि एक जो विधायक वो खुलेआम सरकार को, प्रशासन को लाचार है, और फिर जो चैंपियन जी की धर्मपत्नी है और विधायक का चुनाव लड़ी है, अपने आप में एक सम्मानित है, वो लगातार एसएसपी को फोन कर रही है, उनकी कॉल का रिसीव नहीं आ रही है। तो लगता है कि सरकार या प्रशासन दबाव में रहा हो, ये मेरी समझ से। अब देखिए दबाव में था या क्या था, थोड़ा चुनाव का भी उस समय मतगणना भी चल रही थी। लेकिन जो भी है, इस घटना को कोई भी काम हो रहा था अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था। जब शिकायत हुई थी तो उस पर तुरंत एक्शन में पुलिस को आना चाहिए था। यानी अगर पुलिस उस समय जाग जाती तो इतना बड़ा मामला ये नहीं बनता। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है ये वाले मामले में। मुझे इसको बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। सर ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप मुख्यमंत्री होते ऐसी स्थिति में क्या आप एसएसपी हरिद्वार का ट्रांसफर कर देते? भैया ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती जी। दो चीज, हमारे रहते इतनी घटना ही नहीं होती। चलिए, दो टूक आपने कह दिया। सर फिलहाल अब इस विषय पर अब आगे ये किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब ये मामला बिल्कुल दो जातियों से जुड़ गया है और इसको कहीं ना कहीं जातियों की तरफ मोड़ दिया गया है, जो उत्तराखंड के संदर्भ में और इससे देश में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। तो राय देना चाहेंगे कि इसको जातियों की तरफ तो ना मोड़ा जाए? नहीं, देखिए क्या है कि सरकार को न्यायपूर्ण तरीके से इस पर चलना चाहिए। जो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, बिल्कुल बगैर दबाव के, मैं जानता हूं कई एसएसपी मैं जानता हूं, आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, जिन्होंने कई बार अपने विवेक से निर्णय लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। इससे क्या संदेश माना जाए? चलिए, जिसको संदेश फिलहाल सर अब मैं आता हूं सर बजट वाले मामले में। इसमें बजट पे बड़ी चर्चा है, मध्यम वर्ग बड़ा खुश है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर ये बजट लाया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आप कमीशन आने वाला है उसमें से चीज डिसॉल्व हो जाएंगी। तो बजट को एक ईमानदार नागरिक के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में बजट की सराहना हो रही है, विपक्ष भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वो कुछ बोलने के लिए बोल रहा है, वो तो पहले दिन ही लगता है कि उनकी स्क्रिप्ट बन जाती है कि कल क्या बोलना है बजट ओपन हुए बगैर। लेकिन बहुत ही बेहतरीन बजट आया। देखिए, विशेषकर जो मध्यम वर्ग है और जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बजट आया है। और जो युवा हैं हमारे, जो नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी राशि 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। तो तमाम तरह के जो प्रावधान किए गए हैं बहुत अच्छे किए हैं। जैसे बिहार के लिए जो पूरा जहां मखाना पैदा होता है, भारत और दुनिया को सप्लाई करते हैं, वहां पर मखाना बोर्ड बनाना। मखाना कौन पैदा करता है? गांव का जो गरीब किसान होता है वो पैदा करता है, क्योंकि उसको उगाना, उसको पैदा करना काफी मैं कहूँ कि कठिन कहूँगा मैं, या बहुत मेहनत का काम होता है। तो बहुत अच्छा बजट आया है, चाहे किसानों की दृष्टि से देखो, महिलाओं की दृष्टि से सोचो, युवाओं की दृष्टि से देखो, कर्मचारी की दृष्टि से देखो, या मध्यम वर्ग। एक बात होती थी कि भाई मध्यम वर्ग के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, मध्यम वर्ग के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा जो स्लैब था वो 7 लाख से बढ़ा करके सीधा 12 लाख कर दिया है।
कर्मचारियों को भी किसी को उम्मीद नहीं थी कैसा होगा। सर हमने सुबह पोस्ट लिख भी रहे थे कि क्या इस बार ऐसा होगा कि हम हमेशा पिछले 4 साल तक लगातार निराशा मिली। सर आपको उम्मीद थी कि 7 से सीधे 12 लाख, मुझे लगा 8 लाख हो सकता है, 9 लाख हो गया, 12 लाख किसी को 10 लाख तक होना चाहिए, लेकिन ये 2 लाख 10 लाख हमको फिर लगता था कि 9 लाख तो हो ही जाएगा, लेकिन इसको सीधा 12 लाख किया। मुझे लगता कि बहुत उदारता से और सरकार ने उस वर्ग के लिए सोचा है। सर अब 2 सवाल में लेके लाइव में खत्म करेंगे, बहुत लंबा लाइव हो गया है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि इसको टुकड़ों में भी हम बाद में दिखाएंगे। सर इस समय दिल्ली चुनाव की चर्चा करूंगा, हालांकि 5 बजे के बाद चूंकि विचार संहिता लग चुकी है तो उस पर मैं एक सीमित सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हरिद्वार की जीत के बाद पहली मेरी मुलाकात हो रही है आपसे। हरिद्वार में हम जब ये लास्ट मूड में लगा कि शायद ये 75 के आसपास, 1000 के आसपास सिमट जाएगी, लेकिन 1.5 लाख के अंतर से आप जीते, एक अपार जीत। तो हरिद्वार की जनता का जो इतना भरपूर प्यार आपको मिला है, उम्मीद थी इस प्यार की, और आपके लिए हरिद्वार के लिए काम करने के लिए क्या सपने, क्या आपने ध्यान में रखा हुआ है? देखिए मैं सब लोगों से ये कहता था कि हमारी जीत 2.5 लाख से होगी, और अगर माना कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई, क्योंकि शुरू में ही थोड़ा कुछ चीजें लग रहा था कि कुछ एक वर्ग स्लाइड कर रहा है, और वो स्लाइड कर गया तो 1.5 लाख से तो कम हम जीतेंगे ही जीतेंगे। ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करता था, अपनी चर्चाएं बोलता था। कई लोग, हमारे लोग सोचते थे कि भाई जीत तो है, लगती नहीं जीत पाएंगे, बहुत आशंकित होते थे, लेकिन जब वो मेरी बात सुनते थे तो वो कहते थे कि यार लग तो नहीं रहा है कि कुछ ये होंगे, तो बिल्कुल पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, होता है ना, आप कई बार होते हैं। तो मेरी अपेक्षा के अनुकूल जो है परिणाम रहा है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि बहुत अनुकूल परिस्थिति तो कितना हो सकता है, अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं या कहीं पर कुछ वोट बैंक ऐसा एक साथ खिसकता है तो फिर हम इतना वोट तो हमारा बनेगा ही बनेंगे। तो मेरी अपेक्षा जो थी वो मिनिमम की, उससे थोड़ा अधिक लाए। तो हरिद्वार के लोगों से जो आपने वादे किए हैं, जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। अगला सवाल, दिल्ली चुनाव चुकी है, 5 बज चुके हैं चुनाव, क्या लगता है इस बार परिवर्तन की बयार है या माहौल? देखिए इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छी तरह परख लिया है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो धोखेबाज है, वो कितना बड़ा झूठ बोल सकता है बहुत साधारण तरीके से, और अब जनता उसके इस भ्रम जाल में, उसके शब्द जालों में फंसने वाली नहीं है। और इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपने दो टूक कह दिया है, लेकिन मुझे सर ये वाला शब्द बड़ा अच्छा लगा कि वो झूठ बोलते हैं बड़े साधारण तरीके से, और वो साधारण तरीके से लोगों को विश्वास होने लगता है। यानी इस बार बीजेपी ने उस साधारण झूठ को साधारण तरीके से हटाने की कोशिश की है। फिलहाल आप देखते हैं रवि के बिंदास बोल, फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र रावत जी आपका, फिर मिलेंगे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।